ईटीवी उर्दू की बहुत ही खूबसूरत शाम और इस मौके पर हमारे साथ सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बहुत अजीम शख्सियत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस मौके पर। असद साहब बहुत खैर मकदम है। ईद मिलन का ये प्रोग्राम बड़ी शानदार शाम है। एक तरफ ईद मिलन की ये शाम और मुल्क का मौजूदा माहौल जहां पे लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं, एक मॉब आता है बेकसूर लोगों को मारता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे वजीर आजम ने, जो मैं उनका सख्त मुखालिफ हूं उनकी पार्टी का और उनकी सोच का, मगर इजराइल के दौरे में उन्होंने एक मासूम 10 साला बच्चे मोशे को अपने गले से लगाया और यकीनन वो बड़ा दर्दनाक वाकया था जब 26/11 का वाकया हुआ, जिसमें कई हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने कत्ल किया, शहीद किया। उसी में ये एक यहूदी खानदान के इस बच्चे के माँ बाप को भी मार दिया गया था। तो वजीर आजम जब जेरूसलम गए, वहां पर उन्होंने इस बच्चे को मिला, उसको अपने गले से लगाया, बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा किया वजीर आजम ने, क्योंकि हमारी सरजमीन पर उस बच्चे के वालिद वालदा को कत्ल कर दिया गया था, दहशतगर्दों ने मार दिया था। हम यही उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम जब वापस आएंगे हिंदुस्तान को तो जुनैद के भाई को भी गले लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं को भी याद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पहलू खान के बेटे जो आज भी तड़प रहे हैं, वजीर आजम उनसे मुलाकात करेंगे। अखलाक के घर वालों से भी मिलेंगे। अखलाक, हम ऐसे कई चीजें हैं। देखिए, जो वजीर आजम ने खैर सगाली का और शफकत का, मोहब्बत का मुजाहरा आज उस बच्चे से किया, उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में भी ये जो लोग मारे जा रहे हैं और जो कर रहे हैं लोग, ये हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। ये गौरक्षक, जो नाम निहाद गौरक्षक, मुल्क के दुश्मन हैं और ये बच्चों को यतीम कर रहे हैं और अपने बाप से महरूम कर रहे हैं उनको। तो ना सिर्फ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम इसकी सख्ती से मजम्मत करेंगे, क्योंकि ज्यादातर वाकयात उन रियासतों में हो रहे हैं जहां पर बीजेपी बरसर इख्तिदार है। तो इस तरह के मुजाहरे और मजम्मत से ही हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। असद साहब, एक सवाल मेरा ऐसा जो अभी मीडिया में कहीं नहीं है, खासतौर से सदर जमहूरिया प्रेसिडेंशियल इंतखाबात को लेकर, चुनाव को लेकर, कि आप लोगों का रुख क्या है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि भाई एनडीए की आप लोग हमेशा से ही मुखालफत करते हैं, यूपीए की तरफ से भी आप लोगों का वर्जन साफ नहीं है। क्या कुछ आप लोगों का वर्जन रहेगा इस चुनाव में? मैंने तो ये कहा है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सदर जमहूरिया के, उनका एक बयान 2010 में छपा था, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, कि वो उन्होंने कहा था कि मुसलमान और ईसाई इस मुल्क के लिए एलियन है। तो ये हमारे लिए बड़ी फिक्र की बात है कि एक शख्स जो एक अजीम दस्तूरी ओहदे के लिए उम्मीदवार है और माजी में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो हमारी पार्टी का करीब में मीटिंग होगी और उसमें हम लोग इसमें फैसला करेंगे। यानी ये साफ साफ आपका इशारा है कि यूपी के साथ जाएंगे आप लोग, जो अजीम इत्तेहाद बन रहा है? नहीं, अभी फैसला होगा, पार्टी का फैसला होगा, तो इंशाल्लाह आप तमाम मीडिया को सबको बताएंगे। बिल्कुल। असद साहब, एक सवाल और, क्योंकि हम लोग तेलंगाना में हैं और ईटीवी उर्दू मुसलमानों की एक तरह से नुमाइंदगी करता है, मुसलमानों की बात करता है। 3 साल हो गए तेलंगाना में इस हुकूमत को, टीआरएस की हुकूमत को। बड़े शोर जोर के साथ इन्होंने एक ऐलान किया था कि मुसलमानों को तेलंगाना में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन 3 साल होने के बाद नदारत है ये वादा। कैसे देखते हैं टीआरएस के इस वादे को? टीआरएस ने तो असेंबली में बिल पास किया है जी 12% का, अब उस पर अमलावरी होगी जी। अब जब एकेडमिक साल शुरू हो रहा है जी, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें इस पर अमलावरी होगी। और एक बात का खास ख्याल रखें कि हमने हुकूमत को इस बात से भी उनका आगाह किया है कि बीजेपी और संघ परिवार की तरफ से इसका चैलेंज होगा और हो सकता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज करेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि कानूनी टीम को अच्छी तरह तैयार किया जाए और जो कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने काम किया, मिसाल के तौर पर आमिरुल्लाह खान ने, जो गेट्स फाउंडेशन से वाबस्ता हैं, आईएसबी के लेक्चरर हैं, और प्रोफेसर शाबान साहब जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के बड़े स्कॉलर हैं, जिम्मेदार हैं, इन लोगों की क़यादत में सुदीर कमेटी की रिपोर्ट दी गई है, जिसमें
मुसलमानों का वाज़ेह मौक़िफ़ बयान किया गया है, समाजी, तालीम, इक़्तिसादी, और उस रिपोर्ट को बीसी कमीशन ने लिया और वो दौरे किए, उसकी सिफारिश पर हुकूमत ने काम किया। तो अब एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो कानूनी लड़ाई होने वाली है, जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं। कितनी उम्मीद करते हैं आप लोग कि यहाँ पे मुसलमानों को उनका हक मिलेगा या रिजर्वेशन? देखिए, अब जो कानूनी लड़ाई होगी ये हुकूमत की तरफ से बेहतरीन वकलाओं को ठहराने की जरूरत है, और हम भी अपनी तरफ से पूरी नुमाइंदगी कर रहे हैं हुकूमत से, और यही कह रहे हैं कि सिर्फ ऐलान के तक नहीं बल्कि अब ये कानूनी लड़ाई जो होगी इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि तेलंगाना में यहाँ के मुसलमानों की बात करना बहुत जरूरी है, रिजर्वेशन से हटकर 3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, पूरे अक़लियतों के, माइनॉरिटीज की बात करूँ, खासतौर से मुसलमानों की, इस हुकूमत से कितना आप लोग यानी एक तरह से इत्तेफाक करते हैं या मुत्तफिक हैं इसकी 3 साल कारगुजारी? देखिए, हुकूमत के 3 साल जो मुकम्मल हुए हैं, एक बात तो साफ है कि कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। दूसरा ये कि शहर हैदराबाद में और तेलंगाना में बड़ी हद तक हुकूमत कामयाब हुई बरखी की सरबराही में, और तीसरा ये है कि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का जो क़याम में लाया गया है वो भी बड़ा अच्छा काम हुआ है। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि वो जो आलियर में एनकाउंटर हुआ वो बहुत गलत है, और उसके ऊपर अभी तक क्या इंक्वायरी हुई है, बात आगे नहीं बढ़ी है। तो जहाँ तक हुकूमत की कामयाबियाँ हैं हम उसको सामने रखते हैं, और जो इस हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन उम्मीदों को वाबस्ता जो लोगों ने उनको एक मौका दिया है उसको पूरा करेंगे, और हमारी तरफ से जहाँ हुकूमत सही काम करती है हम तायीद करते हैं, हुकूमत से हम जो हम नुमाइंदगी करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर से शहर हैदराबाद में जो सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है उसको भी हुकूमत सीरियसली टेकअप करेगी, और साथ ही साथ जो मेट्रो रेल का काम भी पुराने शहर में शुरू नहीं हुआ, और इस सिलसिले में हुकूमत से हम दबाव डाल रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वो शुरू किया जाना चाहिए काम, क्योंकि अगर पूरे शहर में अगर मेट्रो पड़ जाएगी तो शहर का एक बहुत पुराना हिस्सा जो शहर का दिल है, जो हैदराबाद का क़ल्ब है, अगर उसी में कनेक्टिविटी रुक जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया।